अब सुप्रिया जी 3 सवाल है आपसे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर ये बैकफुट पर है, ये लोग नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं, तो अब तो आप लोग भी नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता चल गया था कि चुनाव दर चुनाव जो राजनीतिक तरीके से पॉलिटिकल आयाम है उसमें वो जीतते चले जा रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, डीमोनेटाइजेशन यानी लोगों की जेब में या फिर खुला उनके घरों में जो 1000 के नोट थे उनको क्वॉश कर देना, डिस्क्वालीफाई कर देना। इतना अनपॉपुलर फैसला लिया था नरेंद्र मोदी ने, बहुत अनपॉपुलर। आप भी मानती होंगी, लोगों के लिए तो बहुत ही, जिनका पैसा जा रहा होगा, जो उसका कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए तो बहुत ही अनपॉपुलर होगा। लेकिन बावजूद इसके लोग उनके लिए वोट करते रहे। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से यह क्या कहता है मोदी के बारे में? पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपसे सवाल। अंजना जी, मैं थोड़ी बहुत समझ इकोनॉमी की, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बहुत क्योंकि इकोनॉमी की समझ रखती हूं, तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का, तबाह करने का, बेड़ा गर्क करने का काम जो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी ने किया, वैसा सरकार के किसी और फैसले ने नहीं किया। वो जो ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था तो फिर खड़ी नहीं हो पाई। 120 लोगों की जानें गई थी डीमोनेटाइजेशन के दौरान, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं जो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ उसकी वजह से, जो एमएसएमईज बंद हुए, जो कल कारखाने बंद हुए। आप हर चीज को अगर पॉलिटिकल डिविडेंड और इलेक्शन की आई से देखिएगा, मेरे ख्याल से वो गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि जब 99.3% नोटबंदी की हुआ फैसला का पैसा वापस आरबीआई के पास आ जाता है और वो पॉजिटिव करेंसी बन जाता है, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उन गरीब लोगों का हुआ जो बेचारे थोड़ा, या गृहिणियों का हुआ जो घर की बचत से बचाकर पैसा रखती थी। क्योंकि 31% तो ये वो पैसा था जो 80 लाख रुपए के आदमी ने जमा कराया, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू जमा कराया गया, गुजरात जैसी जगहों पर जो जमा हुआ। ये सारी बातें अब मेरे सवाल पे आइए, अब मेरे सवाल पे आइए। अभी तक हम लोग इसके आर्थिक आयाम पे ही बात कर रहे हैं। अब मैं चर्चा पॉलिटिकल ला रही हूं, उस पर जवाब तो दीजिए। इतना अलोकप्रिय फैसला लेने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता उछाल मारती गई, क्यों? अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इसका जवाब आपको दूंगी, और इसलिए दूंगी क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई और ऐसा कोई मोदी जी नहीं जीत रहे थे। उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद मोदी जी मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मोदी जी कर्नाटक और गोवा भी हारे, लेकिन पैसे और एजेंसीज के बल पर उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया और वही काम उन्होंने कर्नाटक में किया। तो वो कोई जीतते हुए नहीं हारे। इस बार भी उन्होंने हिमाचल हारा। तो ये जो एक बनाया जाता है ना माहौल की, वो हर जगह जीतते गए, जी नहीं, बंगाल भी हारे, भले ममता जी ने हराया, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जीतते नहीं आ रहे। हाँ, वो उत्तर प्रदेश जीत गए, नहीं, अरे बाकी चुनावों की भी बात करिए, लोगों पर इम्पैक्ट हुआ उसका। जो चुनाव का नतीजा होता है या जो चुनाव के परिणाम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये कह देना कि क्योंकि वो लोकसभा जीत गए तो भारत के लोगों ने नोटबंदी पर ठप्पा लगा दिया, मुझे लगता है आप जैसी प्रबुद्ध जो पॉलिटिकल एनालिसिस समझती हैं, मुझे लगता है ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस है कि नोटबंदी के वजह से वो चुनाव जीतते गए। चलिए सवाल पलट के आपसे एक बार छोटा सा, गौरव जी एक सवाल पलट के, नतीजे का, ठीक है, इस सवाल को पलट के मैं एक बार फिर से आपसे पूछूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि गौरव जी की बारी है। देखिए, अगर इतने अनपॉपुलर फैसले के बावजूद, अलोकप्रिय फैसले के बावजूद वो जीतते हैं, तो ये राहुल गांधी की क्षमता या फिर विपक्षी नेताओं की क्षमता पर क्या कहता है? मुझे नहीं लगता ये उनकी क्षमता पे कुछ भी कहता है। मुझे ये लगता है कि सरकार कैसे मुद्दों से गुमराह कर सकती है, ये उस पर ले जाता है। जनता गुमराह होकर वोट करती है। एक पर्टिकुलर चीज की अफीम चटाई हुई है लोगों को, जो उतर रहा है, वो नशा उतर भी रहा है लोगों के उसमें से। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूं जब जनता वोट करती है तो बहुत सारे कारण होते हैं। जनता ने सिर्फ नोटबंदी के बेसिस पर वोट नहीं दिया था, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद मोदी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक बुरी तरह से हारे थे। उसके तुरंत बाद ठीक है, गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। 2016 के बाद का ये फैसला, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में आपकी हार, अगर लोकसभा में जीत उस पर मुहर है तो विधानसभाओं में हार, उस पर नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है जनता का?
अंजना जी, कुछ सवाल हमने भी पूछे थे। इन्होंने जो सवाल पूछे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ मैंने बताया, फायदे भी बताए। लेकिन जब मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने तुगलकी फरमान बताया, आज माफी तो मांग ले कम से कम, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। पी चिदम्बरम एक जज का जो फैसला है उसके बारे में ट्वीट करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी की जजमेंट है उस पे क्यों नहीं कह रहे, उस पे भी कोई फैसला नहीं दिया। मैंने इनको बताया, मैनिफेस्टो में इनके लिखा था कि नोटबंदी एक गलत निर्णय है और इससे नुकसान हुआ सबका। 2019 का चुनाव हार गए, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके बाद हुआ था और इनकी कितनी सीटें आई थी? 7 सीटें आई थी, हमारी सरकार बनी थी। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। खैर, इन्होंने बताया अर्थव्यवस्था की ये थोड़ी समझ रखते हैं। मैं भी इन्हें बता दूं कि कानून की ठीक ठाक समझ मैं भी रखता हूं। मैं इनको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब संवैधानिक पीठ के 4 न्यायमूर्ति एक बात कह दे वो देश का कानून हो जाता है। आप उसको आज ये नहीं बता रहे कि ये कानून है और आपसे गलती हुई है। आप बार बार डिसेंटिंग ओपिनियन बता रहे हैं। इसीलिए अंजना जी, राफेल हो, सेंट्रल विस्टा हो, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, राहुल गांधी क्यों कहते हैं ना कि ये न्यायपालिका 2 लोग चलाते हैं। अब हमें समझ में आ गया। न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ईवीएम, कंट्रोलर जनरल का ऑफिस, राहुल गांधी की आस्था इन सब में है ही नहीं। मैं एक दो बातें आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। देखिए, तथ्यों पे बात हो, ये वक्तव्य जयराम रमेश जी का आया है और जयराम रमेश जी ने इसमें 3 बिंदु बड़े मुखर तरीके से उठाए हैं। पहला, उन्होंने बताया है एमएसएमई को नुकसान हुआ। तो एमएसएमई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई क्षेत्र, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कोलैटरल फ्री लोन्स की बात करी और 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को उपलब्ध कराया। एमएसएमई बड़ा है नोटबंदी के बाद। 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी थ्रू रिडक्शन इन टीडीएस हमने जो है क्रिएट करी है। और इसके अलावा दूसरा बात इन्होंने जो कही है, वो इन्होंने कही है कि इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो कम हो गई। तो एक आंकड़ा मैं लेके बैठा हूं, सरकारी आंकड़ा है। नोटबंदी 2016 और जीडीपी ग्रोथ रेट रही 8.26, 2017 में 6.8 और 2018 में 6.53 रही। और इसकी तुलना अगर आप कर लें, 2011 में 5 थी, 2012 में 5.4% थी और 2008 में 3 थी। ये क्या दर्शाता है कि नियत, नीति और प्रक्रिया सही थी, फैसला सही था और कड़े ठोस फैसले लेने के बावजूद जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूती से आगे बढ़ी। काला धन पकड़ा गया और सफेद धन की उपज हुई। लोगों ने कहा कि अब हम फॉर्मल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरी बात जो इन्होंने कही है वो रोजगार की कही है। तो हम लोग तो बहुत गर्व से ये बताते हैं, 2021 का जब डेटा आया ईपीएफओ का, तो एक साल में 1,30,00,000 नई नौकरियां लगी। ये ईपीएफओ डेटा कहता है, जो आखिरी आया था साल का। दूसरा, हमने कहा 37-38 करोड़ हमने मुद्रा योजना में लोन दिए। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप सीएमआई का देखें तो जो राजस्थान है, कांग्रेस शासित राज्य, वहां पे बेरोजगारी दर है 28.5%, झारखंड में है 18% और भाजपा के जो कुछ राज्य हैं, असम में 4.7, गुजरात में 2.3, कर्नाटका में 2.5, मध्य प्रदेश में 3.2, महाराष्ट्र में 3.1। और ये कब है? जब कोविड महामारी की लहरें आई, लेकिन भारत एकजुट होकर मजबूती से सामना करता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था पे भी एक चोट पहुंचाई, लेकिन भारत जो है आत्मनिर्भर था और वो मजबूती से खड़ा रहा। तो मैंने आपको बताया, जो जो बिंदु इन्होंने उठाए हैं सब आधारहीन है। ना इनकी आस्था राजनीतिक प्रक्रिया में है और ना न्यायिक प्रक्रिया में। ठीक है।